तो सीटेट पेडागोजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? ऑप्शन है पहला, छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वह आपको बताना है। ऑप्शन है पहला, किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनर्उत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। किशोरावस्था के बारे में जो सही नहीं है वह क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन चौथा। जो सही नहीं है वह ऑप्शन चौथा है। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं, जो कि सही नहीं है और यही आपका राइट आंसर है। बाकी कथन किशोरावस्था के बारे में सही हैं और यह भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसीलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता आंतरिक रूप से प्रेरित है, बाहरी रूप से प्रेरित है, महारत उन्मुख शिक्षार्थी है, असफलता परिहार शिक्षार्थी है। तो बताइएगा राइट आंसर क्या है। सही उत्तर है बाहरी रूप से प्रेरित है। याद रखिएगा सुजाता बाहरी रूप से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है पहला, मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए। भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनम्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। तो बताइएगा शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर है। भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। अंतः क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। तो बताइएगा जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर है। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन डैश गतिशील होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, योगात्मक होता है, मानक संदर्भित होता है। तो बताइएगा राइट आंसर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर है, गतिशील होता है। याद रखिएगा एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन गतिशील होता है जिसे कहते हैं डायनामिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? ध्यान देना, क्षय होना, भूलना, पुनर्प्राप्ति। सही उत्तर क्या है?
सही उत्तर है ध्यान देना। याद रखिएगा, ध्यान देना एक ऐसी प्रक्रिया है जो वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है, जिसे कहते हैं अटेंशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है पहला, टू किल ए मॉकिंग बर्ड उपन्यास का कथानक क्या है। टू किल ए मॉकिंग बर्ड उपन्यास का विषय क्या है। टू किल ए मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं। टू किल ए मॉकिंग बर्ड का नायक कौन है। तो बताइएगा राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर है। टू किल ए मॉकिंग बर्ड में लेखक टू किल ए मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है। अवकथन दिया हुआ है, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। और कार्ड दिया हुआ है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों यह बात सही है कि शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। और कारण भी सही है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, कॉलबर के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। ऑप्शन है पहला, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण, या बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना, या बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ। तो बताइएगा राइट आंसर क्या है। पूछा गया है, कॉलबर के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण इसका राइट आंसर है। एथिक्स ऑफ केयर एंड द फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव इसका राइट आंसर है। 11वां क्वेश्चन है, अवकथन दिया हुआ है, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। और कार्ड दिया हुआ है, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों यह बात सही है कि वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। और विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। इसीलिए सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा। ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, अपठन जिसे कहते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक डैश स्थिति है जो शिक्षार्थी की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। भावनात्मक चित्र बनाने, तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल, ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने, या शारीरिक साथियों के साथ सामाजिकरण, संवेदी शारीरिक गतिविधियों के समन्वय। तो बताइएगा राइट आंसर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर है। डिसलेक्सिया एक तंत्रिकीय जिसे कहते हैं न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो शिक्षार्थी को ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने की क्षमता को प्रभावित करती है। ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके
सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? ऑप्शन है पहला, छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने दें। विद्यार्थियों से बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली कार्यपत्रक पूरी करने को कहें, या विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहें, या छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर है। छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कॉलवर के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? पूर्व पारंपरिक नैतिकता, पारंपरिक नैतिकता, विषम नैतिकता या स्वायत्त नैतिकता? सही उत्तर है पारंपरिक नैतिकता, इसका राइट आंसर है, जिसे कहते हैं कन्वेंशनल मॉरलिटी, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है, वह आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है, वह आपको बताना है। विविध दृष्टिकोणों का समावेश, उचित समावेशन का पालन, विभेदित निर्देश देना या प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर है। एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना इसका राइट आंसर है। जबकि समावेशी कक्षा के सारे उदाहरण हैं विविध दृष्टिकोणों का समावेश, उचित समावेशन का पालन, विभेदित निर्देश देना, ये समावेशी कक्षा के उदाहरण हैं। जो उदाहरण नहीं है वह ऑप्शन चौथा ही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 16वां, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति में ध्यान केंद्रित करते हैं, वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर है। एबीडी कथन इसका सही उत्तर है। एबीडी कथन इसका सही उत्तर है। वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना इसका राइट आंसर है, जो कि एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन है पहला, शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है। शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर है। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन है। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 19वां,
पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, जेंडर स्थिरता को मजबूत करना, जेंडर पहचान को मजबूत करना या जेंडर भूमिका की नम्यता के हतोत्साहित को। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? पूछा गया है, फिर दोबारा से समझ लीजिएगा। पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? प्रोत्साहन मिलेगा जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना इसका राइट आंसर है, इसको प्रोत्साहन मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता जैसे कि अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। ऑप्शन है पहला मूल संक्रियात्मक अवस्था, बीज गणित और गणना, मूल संक्रियात्मक अवस्था संरक्षण और क्रमबद्धता, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बीज गणित और गणना, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और संरक्षण और क्रमबद्धता। तो बताइएगा राइट आंसर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता जैसे कि अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को बीजगणित और गणना सीखने में सक्षम बनाती है। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली या सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? दृष्टि संबंधी समस्याएं, भाषा की समझ की समस्या, स्वलीनता विकार या संचार संबंधी विकार। पूछा गया है आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ लेता है, आँख को बार बार मूंदता है और रगड़ना, आँख रगड़ना और आँख की लाली, सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? सही उत्तर है दृष्टि संबंधी समस्याएं, इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 22 22वां है। अवकथन दिया हुआ है एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। और कार्ड दिया हुआ है समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। सही बात है कि एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए, जबकि कार्ड इसका गलत है। तो सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतः क्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप धुरा अभिमुख विकास के क्षेत्र के डैश हैं। अधिक जानकार अन्य अंदर, अधिक जानकार अन्य बस बाहर, भौतिक वातावरण अंदर, भौतिक वातावरण बस बाहर। तो बताइएगा राइट आंसर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन पहला ही इसका राइट आंसर है, अधिक जानकार अन्य और अंदर इसका सही उत्तर है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अधिक जानकार अन्य के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप धुरा अभिमुख विकास के क्षेत्र के अंदर होते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है एक शिक्षिका ने
नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? ऑप्शन है पहला, छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना, छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना, स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करना। सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर है। पूछा गया था, एक शिक्षिका ने नोटिस किया है कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है? वह नीति है स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, इसका राइट आंसर है। 25वां क्वेश्चन देखेंगे। 25वां क्वेश्चन है, कथन अवकथन दिया हुआ है, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। बताइएगा राइट आंसर को क्या होगा। और कार्ड दिया हुआ है, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो बताइएगा सही उत्तर क्या है। फिर दोबारा से समझ लीजिएगा। अब कथन दिया हुआ है, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और भी मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। और कार्ड दिया हुआ है, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन पहला। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है, यानी दोनों ही बातें सही सही हैं। अवकथन और कार्ड दोनों ही सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? ऑप्शन है पहला, शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और याद रखना शामिल है। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर है। ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर है। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अवकथन दिया हुआ है, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देनी चाहिए और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। और कार्ड दिया हुआ है, बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर है। दोनों ही बातें सही हैं लेकिन एक ही आर सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों ही बातें सही हैं। एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना जितना कम सक्षम होता है शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देनी चाहिए और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता, जो कि इसकी सही व्याख्या नहीं करता है अवकथन की। तो सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कड़ी की प्रक्रिया की विशेषता है? यह एक रेखीय प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है,
यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता है। सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर है। BCD, बी, सी और डी कथन इसका राइट आंसर है। सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता, यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यह विभिन्न संस्कृतियों में विशेष रूप से होती है। सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है अवकथन दिया हुआ है, 29वां क्वेश्चन है यह। अवकथन दिया हुआ है, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है, जबकि कार्ड दिया हुआ विकास प्रकृति में निरंतर होता है। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। होता रहता है, विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। दोस्तों यह बात सही है कि वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता है जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है, और कार्ड दिया हुआ विकास प्रकृति में निरंतर होता है। तो दोनों ही बातें सही हैं, तो सही उत्तर है ऑप्शन पहला। ए और आर दोनों सही हैं, एक ही आर सही व्याख्या करता है। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन है पहला, सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीद रखना। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्रों के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। कैसे प्रभावित कर सकता है। सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर है। छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना इसका राइट आंसर है, और इसे इंग्लिश में कहते हैं रिवार्डिंग एटोनॉमी एंड इनिशिएटिव इन स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे सीटेट पेडागोजी के PYQ, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो इस क्लास को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, और इस तरह के प्रश्न मिल आपको परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आपसे आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आपको एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, और इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।